अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी बहुत टाइम के बाद मोमी सलीम ने ज्वाइन किया है। आप सब मोमी को जानते ही हैं, एनवायरनमेंट पे काम करती हैं, एनवायरनमेंट एक्सपर्ट है। और हम बिल्कुल मोमी से यही बात करेंगे। और आजकल बहुत शोर भी है और कई जगह पे कॉन्फ्रेंसेस भी चल रही हैं पूरी दुनिया में कि इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मोमी कि आपने आज ज्वाइन किया। और सबसे पहले आप मुझे यही बताइए कि पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट पे, और क्या चैलेंजेस हमें हैं इस वक्त। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आरजू, इतने अरसे बाद आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके शो पे, बिकॉज आपका शो बहुत अच्छा शो है। और आई थिंक कि ये ऐसा एक शो है जो आप एक्सेस इंटरनेट के जरिए भी हर किसी को है, तो काफी आप जो है इंफॉर्मेटिव शो करती हैं। तो पहले आपको मुबारकबाद। जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, तो अब तो ये कोई एक ऐसी नॉलेज नहीं है जो किसी एक्सपर्ट के पास हो, आपको मालूम है। क्योंकि इम्पैक्ट्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के, वो हर आम बंदा जो है उसकी जद में है। आप देख सकते हैं, फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, ड्राउट है। कुछ जगह तो आपने अभी देखा कि मौसम आते आते आ रहा है और हमारी जो वेदर पैटर्न्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। जिस तरह आपकी एक्सट्रीम वेदर्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम समर्स हैं, एक्सट्रीम विंटर्स हैं। फिर आपकी जो है वो डिजास्टर्स, जैसे मैंने जिक्र किया। तो ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि बहुत और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ममालिक हैं, जो साउथ में हैं, उनको ये फेस करना पड़ रहा है। और बल्कि अब तो डेवलप्ड वर्ल्ड की तरफ भी ये चीज जा रही है। 2011 में सबसे पहली जो है हीट वेव देखी गई यूरोप के अंदर। पाकिस्तान क्योंकि पहले आज पिछले तकरीबन 10 एक साल से जो है टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है। और टॉप 10 कंट्रीज जो रिस्क पे हैं क्लाइमेट चेंज की, उससे मुराद ये है कि इसको इकोनॉमिकली, सोशली, हर लिहाज से बहुत ज्यादा खतरा है और बहुत नुकसान हो रहा है। हमारा कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है हर साल जब हमारे इधर कोई ना कोई डिजास्टर आता है। और प्रिपेयर्डनेस, जब हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं या हम ऐसी मुल्क की बात करते हैं जो क्लाइमेट चेंज के खतरे से लाहक है, तो हम एक्चुअली ये बात कर रहे होते हैं कि उनकी प्रिपेयर्डनेस क्या है। सबसे पहले डिजास्टर, कितना प्रोन है वो, उधर कितने डिजास्टर्स आ सकते हैं और किस तरह का वेदर पैटर्न चेंज आ सकता है। तो हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली इम्पैक्ट्स तो हैं, लेकिन प्रिपेयर्डनेस उतनी ज्यादा नहीं है। और प्रिपेयर्डनेस ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है कि हम एक डेवलपिंग और तरक्की पजीर मुल्क हैं। और ऑफ कोर्स जब आप तरक्की पजीर मुल्क होते हैं तो आपकी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज भी होती हैं। और अगर ऐसे इस तरह के इवेंट्स आ जाते हैं जिनका हमें पहले से ऑफ कोर्स मालूम नहीं होता, तो फिर उनकी जो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करने में या उसको काउंटर करने में सारा हमारा पैसा लग जाता है। तो इसलिए हम बड़ी एक विशियस सर्कल में हैं। और बिलाशुबा, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनली हो रही हैं, और उसमें एक बड़ा एजेंडा जो है वो आपका क्लाइमेट फंड के हवाले से है, जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड, जो 20 पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं वो और बाकी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उन्होंने 100 बिलियन का एक हर साल पूल इकट्ठा करना था। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली इस दफा सिर्फ 79 इकट्ठा हुआ है, विच इज नथिंग, क्योंकि हमने यही पैसा जो है यूज करके अपनी अडेप्टेशन, जो हम वल्नरेबल कंट्रीज हैं उन्होंने पैदा करनी है। अगर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात करें, तो जैसे आरजू हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमारे पास दो तरह के फ्रेमवर्क्स हैं। एक हम मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन से मुराद कि आप अपनी क्लाइमेट को जो फास्ट करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, उनका अखराज कम करें। और एक है अडेप्टेशन, वो ऐसे इकदाम जो आप अपनी कम्युनिटी को, अपने मुल्क को, अपने एग्रीकल्चर और बाकी चीजों को बचाने के लिए करते हैं। अब मिटिगेशन एंड पे तो हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे अपने हाथ में है। नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पे काम कर रही है। उसके अलावा आपको पता है बिलियन ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी हमारे सामने है। उसके अलावा हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स कुछ सेट कर दिए गए हैं, जो पिछली पहली हमारी थी एक पॉलिसी, लेकिन वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थी। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड आ गई। फिर हमारी ई व्हीकल पॉलिसी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपको पता है पूरी दुनिया में 23% तक जो है कार्बन एमिशंस का जो है वो जिम्मेदार है। तो उसको हम ई व्हीकल पे लेके आ रहे हैं, और उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ टारगेट सेट किए हैं।
और इसी हवाले से हम लोगों ने एनडीसी भी जो है वो जमा कराई है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। जो आपको पता है यूएनएफसीसीसी को सारे जो ममालिक हैं वो अपनी इंटेंशनल जो भी वो जितनी कमी ला सकते हैं अपनी ग्रीन हाउस गैस में उसमें करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब अडेप्टेशन की बात होती है, अडेप्टेशन से मुराद ऐसे इकदाम जैसा हमें भी रिसर्च की जरूरत है, ये जानने की है कि हमारे जो मसाइल हैं उनके इनोवेटिव क्या सोल्यूशंस हैं। उसके अलावा हम उनको समझने में कि इम्पैक्ट कितना ज्यादा है और कहाँ है और हमें क्या करना पड़ेगा। प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जरूरत है रिजिलियंट, जो क्लाइमेट मतलब चाहे वो शहरों में है, चाहे वो रूरल एरियाज में है, चाहे वो रिमोट एरियाज में है, तो आप लोगों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो क्लाइमेट रिजिलियंट हो, जिससे ऑफ कोर्स तो ये सारी वो अडेप्टेशन है जिसके लिए हमें फंड्स दरकार हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये तभी हो सकता है जब हमारे पास अच्छा खासा फंड हो, और अनफॉर्चुनेटली वो आपको पता है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का शिकार है। बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें मम्मी गवर्नमेंट कितनी सीरियस है और जो हमारी आम पब्लिक है उसमें कितनी अवेयरनेस है, पब्लिक कितना सीरियस है इसको ऊपर काम करने के लिए, इसको आगे लेके जाने के लिए? गवर्नमेंट के जैसे मैंने बताया कि ये था मतलब पिछली गवर्नमेंट्स भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पिछली गवर्नमेंट्स काम नहीं करती रही इस पे, ऑफ कोर्स करती रही हैं। जैसे जैसे ये थ्रेट बढ़ती गई इस तरह हर गवर्नमेंट ने किया, लेकिन इस दफा मैंने ये देखा कि पिछले 3 सालों में हम ज्यादा एक्शन की तरफ गए हैं, सिर्फ पॉलिसीज की तरफ नहीं गए हैं, तो एक ये बहुत बड़ा कदम है। और गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इसके बारे में सीरियस है, इसीलिए इस दफा हमने अपना बहुत अच्छा प्लीड केस किया इंटरनेशनल लेवल पे भी, और हमें ऑफ कोर्स अडेप्टेशन के लिए भी फंड्स मिले हैं। लेकिन कहने से वो बायलैटरल मिले हैं, इस 100 उसमें से नहीं, लेकिन कहने से ये मुराद कि ये जिस तरह का नेशनल गवर्नमेंट्स तो उनको ट्रांसलेट कर रही हैं पॉलिसीज में या एक्शंस में, फिर मैं इसको ग्लोबली वो करूंगी। जहां तक आप कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आरजू हमारे इधर पॉलिसीज तश्कील दी गई हैं, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि लोगों को इसके इम्पैक्ट का पता है कि उनके ऊपर क्या आ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके सोल्यूशंस उनके हाथ में क्या है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स पे भी बहुत लो है, और क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट ऑफ कोर्स वैसे तो दो मुख्तलिफ चीजों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आपकी जब एनवायरमेंट डिग्रेड होती है तो वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पे दर पे दरख्त काटते जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम हो जाएगी। आपके फ्लड्स, आपको पता है दरख्त और इस तरह की चीजें फ्लड्स भी रोकती हैं। फिर उसके अलावा आपकी जो वैसे हम लैंड डिग्रेडेशन हमारी हो रही है, हमारी जिस तरह की अर्बन डेवलपमेंट है अनसस्टेनेबल, उसकी वजह से हो रही है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज हमारे जो है कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करती है। तो हमारे इधर आम तौर पे हमने देखा है कि अवाम जो है वो अपनी जो आम आदात हैं हमारी, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। चाहे वो दरख्तों की कटाई हो, चाहे वो आपका प्लास्टिक यूज हो, चाहे आपका वो गाड़ी का बेदरेक इस्तेमाल करना जिसमें आपका कार्बन एमिशंस हो। और इधर मैं ये भी कहती जाऊं कि एक आम इंसान की गाड़ी का जरूरी नहीं, ठीक है फॉसिल बेस्ड है, अभी हमारी सब ई व्हीकल पे शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन इको ड्राइविंग भी एक चीज है जिससे मुराद ये कि आप अपनी गाड़ी का जो मोबिल ऑयल है वो टाइम पे चेंज कराएं, आप स्पीड अपनी इतनी रखें कि आप एमिशन ज्यादा ना करें, आप ज्यादा ओवरलोडिंग ना करें। ये सारी वो चीजें हैं छोटी छोटी जो एक इंडिविजुअल करके काफी हद तक अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकता है। और उसके अलावा एनवायरनमेंट के अंदर आपने वेस्ट का देखा, हम लोग किस तरह से अपने अपने ही जमीन के अंदर जो हमें जो है हमारी फूड सिक्योरिटी पे, जाहिर सी बात है जब आप जमीन के अंदर सॉइल के अंदर जब आप का वेस्ट जाता है तो वो एक प्लास्टिक खास तौर पे वो एक तय बना देता है, तय की वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर नहीं बन सकता, वो नहीं हो सकता। उसके अलावा आपका वेस्ट जो है आपकी सॉइल को खराब कर रहा होता है। तो ये सब वो लीचिंग के थ्रू, तो ये सब वो इश्यूज हैं जो एक आम आदमी जो है वो इसको ठीक कर सकता है, और आम आदमी अपने एक्शन से, छोटे छोटे एक्शन से एक चेन बन जाती है ना छोटे छोटे एक्शन की, तो वो हम काफी हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट करने में।
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमने ये देखा था कि बीच में ये शॉपिंग बैग्स जो थे वो बंद किए गए थे और इनके ऊपर बड़ा एक्शन हुआ था और कहा गया था इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन अब दोबारा से नजर आने लगे हैं इस्लामाबाद में। तो अब बाकी जगह भी होंगे ही, लेकिन इस्लामाबाद में दोबारा से जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने फिर से ये बैग्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो इनके ऊपर कोई, आप समझती हैं कि इनको रोकना चाहिए? साथ आपने गाड़ियों की बात की, आपने कहा कि उसमें से भी बहुत इस तरह के इश्यूज हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल है उसके ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काम कर रहे हैं, इसीलिए फ्यूल प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं कि ना पैसे होंगे ना फ्यूल होगा, ना गाड़ी चलेगी, ना कोई और प्रॉब्लम आएगा। तो मेरे ख्याल है वो भी एक पॉइंट हो सकता है उनके फ्यूल प्राइस इंक्रीज करने में। नहीं, आई थिंक जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, पहले मैं उसकी तरफ जो है वो हिंट करूंगी। देखें, आप जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक मैस ट्रांजिट सिस्टम नहीं देंगे ना, तो आपकी जो इंडिविजुअल मोबिलिटी, या आप जिस तरह बात कर रही हैं कि इंडिविजुअल गाड़ियां जब चलेंगी, तो वो वैसे भी आपको पता है पोल्यूशन का सबब है। तो पहले तो हमें फिर मैं पॉलिसी की तरफ कह रही हूँ, लेकिन पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए जहां आपको नंबर ऑफ कार्स ओवर द ईयर जो है आप कम करें, और उसके साथ ऑफ कोर्स आपको एक मैस ट्रांजिट की जरूरत है। वो मैस ट्रांजिट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में नहीं है। कोई आया तो उसने वोट बैंक के लिए मेट्रो बस बना दी, कोई आ गया तो उसने, मतलब उसकी कोई एक एक होलिस्टिक प्लानिंग नहीं। वो सिर्फ यही है कि डोमिनोज इफेक्ट है, अच्छा ठीक है कि एड हॉक बेसिस पे ये कर दिया कि ठीक है, अगर यहाँ पे जरूरत है तो चलो यहाँ पे बस दे दी। तो वो जब तक नहीं होगा तो हमारा ये ट्रांसपोर्ट का मसला सॉल्व नहीं होगा। जहां तक आप प्लास्टिक बैग्स की बात कर रही हैं, तो मैं खुद जाती हूँ मार्केट में, अक्सर देखती हूँ कि वहां पे अक्सर प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बड़े आम तौर पे मिल रहे हैं। एक तो कोविड का बीच में टाइम आया जिसकी वजह से ऑफ कोर्स हमने देखा कि गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, क्योंकि खास कॉन्सेप्ट था कि जी आप जो चीज बाहर से ला रहे हैं उसको फेंक दें या उसको साफ कर लें। तो वो एक इजी था कि जी प्लास्टिक बैग लाए और उसको फेंक दिया। लेकिन एट द सेम टाइम अब बहुत जरूरी है कि जब आप पॉलिसी एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और कंटिन्यूटी से मुराद ये कि एक आपके जो आपने फाइन्स या एक जो रखा था सिलसिला जिसमें आप इंस्पेक्शन जाके करते थे, एक तो वो कंटिन्यू दोबारा रखना चाहिए। लेकिन फिर इसमें आपने अवेयरनेस भी देनी है, लोगों को ये बताना है कि ये क्यों गलत है। देखिए, मुझे और आपको या हम जैसे शायद 1-2% को पता होगा कि इसका कितना नुकसान है, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको शायद इस चीज का नहीं पता कि प्लास्टिक का क्या नुकसान है। तो जब तक हम स्कूल लेवल्स पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, घरों के अंदर, टीवी के जरिए ये चीजें बार बार रिमाइंडर्स नहीं देंगे, तो देखें जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई जरूर होती है। आप ये नहीं कर सकते कि डिमांड हो और अब सप्लाई बंद कर दी, क्योंकि देखें ये भी एक बिजनेस है, और जो बिजनेस कम्युनिटी इसको चला रही है तो ऑफ कोर्स उनको उनको तो फायदा है, वो तो इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका डिमांड होगी। तो आपको डिमांड कम करनी है, और एनवायरनमेंट की सारा जो प्रॉब्लम है वो आपकी डिमांड पे ही है। क्योंकि हम सब जाहिर सी बात है, हम इंडिविजुअल गाड़ियों पे घूमना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स इमिशंस हो रही हैं, हम जो है वो, और साथ साथ आपकी पॉलिसी कितनी स्ट्रिक्ट है। तो ये कोई एक साइडेड चीज नहीं होती ना, आपकी पॉलिसी है, आपका एक्शन है, आपकी ये सारी चीजें मिलके होती हैं, ट्रायंगुलेट करना पड़ता है। ये कोई एक एक्शन आप कर लें तो फिर अगर दूसरा ना करें, आई थिंक फिर वो थोड़ी सी बात चलती नहीं। बिल्कुल, लेकिन मम्मी हमारे यहाँ की सोसाइटी में, जैसे हमारी हो गई या भारत की हो गई, तो यहाँ पे ये चीज भी बहुत होती है कि जी एक घर में अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो जितनी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं वो सब ले लेते हैं, मतलब हर एक की अपनी अपनी गाड़ी होगी, और अगर नहीं है तो बड़ी नाक कट रही होती है बड़े इस तरह। ये चीज हमने खैर यूरोप वगैरह में नहीं देखी, अमेरिका में नहीं देखी, उन लोगों के कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी वहां पे कितने भी उनके पास पैसे हों वो लोग निकलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं। तो उसमें क्या चीज आप समझती है कि यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी क्वालिटी की नहीं है कि लोग उसमें ट्रेवल करना पसंद करें, या ये कि नहीं बस गाड़ी लेनी ही है, हर एक के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, ये वाला इशू है यहाँ पे पाकिस्तान में? अच्छा, इंटरेस्टिंगली आरजू, हमने एक रिसर्च रन की थी अभी पिछले 1 साल में, और हमने उसमें ये देखा कि हमने जितने इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स थे उसके अंदर जो लोग अक्सर अपने काम के सिलसिले में जो है वो मेन सिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि आपका कमर्शियल हब, आपके ऑफिस एक जगह है, बेशक रेजिडेंस अब काफी फैल गए हैं। अब उसमें हमने जब लोगों के पास गए तो हमने उनसे पूछा कि जी आप लोग जो है 2-2 गाड़ियां अगर आपके घरों में, तो आप किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इंट्रोड्यूस कराई जाए तो आप इसको कैसे लेंगे? तो कुछ लोगों ने तो इस हद तक कहा कि हम अपनी गाड़ियां बेच देंगे। अब वो क्यों कहा? बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनको एक्सपेंसिव भी पड़ रही हैं, रश भी ज्यादा हो जाता है, उनका जो टाइम शायद आधा घंटा लगना हो एक जगह से दूसरी जगह, वो शायद 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं मिलाकर
पीपल आर कन्विंस्ड कि उन्हें जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। और आपने बहुत सही बात की कि हमारे इधर एक अच्छा ट्रांजिट सिस्टम है। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम सिर्फ बस की बात कर रहे हैं या सिर्फ हम जो सबवेज हैं उनकी बात कर रहे हैं या कोई किसी और तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करें, तो कोई एक सिस्टम आपका काम नहीं करता। यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक सिस्टम ताकि आपकी कनेक्टेड हो पूरी सिटी। तो हमारे आपको भी पता है अभी इस्लामाबाद में रहती हैं कि हमारे इस्लामाबाद में और ट्विन सिटी इवन रावलपिंडी में हमारे पास वो कनेक्शन नहीं है। आपके फीडर रूट्स मेट्रो के नहीं, जो हमारी लोकल बस है आपको पता है उसके फीडर रूट्स नहीं है। वो सिर्फ ग्रैंड जो जो मेन रोड है शाहरा उनसे गुजर रही है और वो सिर्फ उन्हीं को फायदा है जिनका या तो उस रूट के ऊपर ऑफिस है या उस रूट के करीब घर है। अब जब तक आपके फीडर रूट्स नहीं होंगे तो किस तरह से कोई उसके ऊपर आएगा। फिर सिक्योरिटी का इशू है। देखिए सिक्योरिटी के इश्यूज ये हैं कि एज अ फीमेल मैं कभी भी बहुत अगर मुझे लेट नाइट कोई काम है अगर 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद तो मैं कभी भी अकेली घर से नहीं निकलूँ। और अभी ज़ाहिर सी बात है मुझे चल के जाना है। तो यूरोप में वो जो सिक्योरिटी का एलिमेंट है और यूरोप में जो पब्लिक सॉरी आपका मास ट्रांजिट सिस्टम है ना, वो बहुत बेहतरीन है। फिर हम ये भी समझते हैं कि अगर यहाँ पे आपको पता है फुटपाथ्स के ऊपर इवन आपने हमारे हमसाया मुल्क का ज़िक्र किया कि उनके पास भी ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं तो फुटपाथ्स के ऊपर हमने अक्सर देखा है कि वो हॉकर्स उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं हुँ। या उसके ऊपर कोई और चीज़ें हम देखते हैं। उसको हम इतना मेंटेन नहीं रखते हैं कि लोग वॉक कर सकें। और बिलाशुबा साउथ एशिया का जो टेम्परेचर्स हैं, जो जिस तरह के सीज़न्स हैं आपको पता है बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो कोई भी बंदा पैदल अगर ऑफिस जा भी रहा है तो बाय द टाइम वो ऑफिस पहुंचेगा तो ऑफ कोर्स ही और शी हुँ, वुड नीड अ शावर। लेकिन हुँ, उसके लिए जो बेहतर चीज ये हो सकती है कि आप अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाएं। अर्बन फॉरेस्ट से मुराद ये कि आप जितना अर्बन सेंटर्स के अंदर दरख्त इन फुटपाथ्स के ऊपर लगा सकें ताकि वो शेडेड हों, ताकि वो ऑफ कोर्स आपकी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें और लोग उसके ऊपर जो है वो आराम से जो है वो आ जा सकें। फिर साइक्लिंग लेन्स हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं हुँ। है। अभी हमारे इधर 1-2 जो है वो एलीट सेक्टर्स में तो इंट्रोड्यूस करा दी गई, लेकिन उनकी फिर आगे अगेन कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब आप खाई हुई एक लेन पे तो नहीं चल सकते, उसमें एक्सीडेंट का डर होता है। तो आई थिंक इसीलिए आपको एक मास ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है, एक होलिस्टिक पॉलिसी की ज़रूरत है, एड हॉक बेसिस पे भी ये चीज़ें सॉल्व। लेकिन एक चीज़ और है ना, बिल्कुल जैसे आपने भी जिक्र किया कि जो फुटपाथ है वहाँ पे तो बल्कि ये कार शोरूम्स वाले जो हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पे G8 में और इसी तरह से G9 में, और वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो बिल्कुल अगर लोग वॉक करना चाहें या वॉक करके कहीं जाना चाहें तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। इसका मतलब है वो रोड के ऊपर ही चल रहे होते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी आप समझती है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तभी ये चीज़ ठीक होगी। और बाकी तो यहाँ पे जैसे साइकिलिंग की बात आपने की, तो यहाँ पे तो अभी ठीक है, लड़के हो सकता है साइकिल बिल्कुल चलाते हो, लेकिन लड़कियां अभी तक इतनी ज्यादा साइकिलिंग मैंने करता हुआ देखा नहीं है, और ना ही किसी किस्म की स्कूटी वगैरह जो इंडिया में लड़कियां बहुत आराम से चला लेती हैं। यहाँ पे कोई निकले तो सब मुड़ मुड़ के देखते हैं कि पता नहीं कोई अनोखा काम कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा जब तक हम अपनी सोसाइटी को भी थोड़ा सा मॉडर्न नहीं करेंगे, ये चीजें पॉसिबल है, आपको लगता है? अ, अच्छा ये है कि क्योंकि आपने स्कूटी का ज़िक्र किया और हम्म, इंडिपेंडेंट एक आपका जो बाईसाइकिल्स या उसके बाद हम्म, की तो हमारे इधर अब मैंने देखा है आफ्टर 10-12 इयर्स ऑफ वो ये कहते हैं ना एडवोकेसी कि लोग जो हैं वो इस तरफ आई हैं ख़वातीन। मैंने 1-2 बल्कि इस्लामाबाद में ही 3-4 ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो मोटर बाइक भी चलाती हैं और वो स्कूटीज़ वग़ैरह भी। लेकिन वो बहुत एक रीसेंट फिनोमेना है, मतलब आप पिछले 1-2 साल या 3 साल की बात होगी या 4 साल की बात होगी और वो बहुत कम है, मतलब वो 0.00 शायद 1% भी नहीं है। हम्म, तो बिलाशुबा आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब तक आप अपना कल्चर चेंज नहीं करेंगे और आरज़ू वही वाली बात आप खुद मीडिया से आपको पता है कि मीडिया जो है वो इसको एक किस्म का अगर आप प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूँ तो मीडिया के थ्रू प्राइवेट सेक्टर इसको प्रमोट कर सकता है। कि जी किस तरह से ये दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब एक खातून जो है वो डिपेंडेंट है घर के किसी एक फर्द के ऊपर कि मैंने अपने काम करने हैं, तो वो कभी भी इमेंसिपेट नहीं हम उसे कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह का कल्चर लाएँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ट्रांसपोर्ट है, चाहे मैं एक 4 व्हील्स वाली गाड़ी पे जा रही हूँ या मैं 2 व्हील्स वाले किसी इस तरह की सवारी पे जा रही हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे
मैं अपने काम कर रही हूँ और उसके साथ आई थिंक कि सोशली इस चीज़ के लिए पुश करना चाहिए है, बिलाशुबा करना चाहिए और आई थिंक इसमें मीडिया और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रही हैं और मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस टॉपिक के ऊपर बात करते रहना चाहिए ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें और साथ ही क्लाइमेट के ऊपर भी काम हो सके। बहुत शुक्रिया मम्मी कि आज आपने ज्वाइन किया एंड आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी क्योंकि हम इस पे अपडेट्स अब करते रहेंगे। हमारा यही प्लान है कि हम इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें क्योंकि जब तक बात नहीं की जाएगी लोग एक दफ़ा देख के भूल जाते हैं। तो अगर हम उन्हें वीकली दिखाएं या बार बार बात के, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये शोज होने चाहिए ताकि लोग अंडरस्टैंड करें। बाकी पॉलिटिक्स तो खैर होती ही रहती है, वो तो ना खत्म होने वाली चीज है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू। थैंक यू।